हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इसमें हम लोग बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आपकी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं पढ़ा है तो ये अगर आप पढ़ लोगे तो इसमें से सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और पहला प्रश्न आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है। लिखा हुआ है किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। एक प्रसिद्ध आपके जो फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, ओके, तो उनका क्या नाम है? आई होप कि आपको पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां है आपका फ्रेडरिक सारियू ने, क्या नाम है? फ्रेडरिक सारियू ने। और कब बनाया था ये भी आप याद रखना, 1848 ईस्वी में। कब बनाया था? 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक सारियू ने। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो आप लोगों को लिखना है फ्रेडरिक सारियू ने 1848 ईस्वी में। अब हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। देखो, जो ऑटो वन बिस्मार्क हैं उन्हें जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। अब आपको यह लिखना है कि आखिर उन्हें जनक क्यों कहा जाता है, उनके 2 कारण आपको बताने हैं। तो अब हम लोग एक एक कारण को देखेंगे। पहला कारण आप लोग याद रखना कि बिस्मार्क ने, जो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत, जो सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आप लोग याद रखना कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। यह हमारा पहला है जो कि ऑटो वन बिस्मार्क को इसी के कारण जनक माना जाता है। दूसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको कारण याद रखना है। दूसरा है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए, जो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया। जो रक्त और लौह की नीति है उसका पालन किया और इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। तो ये हमारा दोनों पॉइंट है जिसके कारण ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको पढ़ लेना है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण, ठीक है, अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। और दूसरा नंबर पॉइंट है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए जो रक्त और लौह की नीति का पालन किया और इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। तो ये हमारा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। ये दोनों आप कंप्लीट करके रहना। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा वीआईएमपी क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करके ही जाना है, बार बार रिवीजन कर लेना है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो अब हम लोग देखते हैं जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांस है, वही क्वेश्चंस मैंने लिया है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाए। आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाओ तो आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन लिया हूं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ओके, यहां प्रश्न नंबर 3 देखो कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए, या प्रतीक था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आपको इसका आंसर लिखना है अपने तरीके से, अपने बुक के तरीके से। ठीक है, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। ठीक है, जो मतलब कब लिखा? 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लिखा था एक खत। क्या लिखा कि इस खत में उन्होंने 11 मांगों को उल्लेख किया, यानी कि जो 11 मांग है उनका उल्लेख किया था इन खत में, मतलब 11 मांग लिखा था। और इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, कुछ तो सामान्य मांगे थी, बहुत सिंपल छोटी छोटी मांगे थी, और जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से किसानों तक विभिन्न लोगों से जुड़ी हुई थी। और कुछ ऐसी मांगे थी जो उद्योगपतियों और किसानों तक विभिन्न लोगों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे।
जो गांधी जी थे वो इन मांग, जो ये मांग है ना, ये खत में जो मांग लिखा था के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, मतलब अपने साथ जोड़ना चाहते थे, और ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो। मतलब उनके जो अभियान है, जो मतलब उनके बहुत सारे अभियान हैं, ठीक है। तो ये नमक सत्याग्रह आंदोलन भी है, कई सारे आंदोलन भी चलाए गांधी जी ने, ताकि सभी जो है ना उनके अभियान में शामिल हो सकें। इतना आप लोग लिखना, फिर आगे देखते हैं। फिर आपको लिखना है, इसमें सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक को समाप्त नमक कर, ठीक है, जो नमक पर कर लगाया गया को समाप्त करने के बारे में थी, या समाप्त करने के बारे में थी। ओके, मतलब जो नमक पर कर लगाया गया था उनको समाप्त करने के लिए, क्योंकि भाई नमक पर अगर कर लगाया जाएगा तो नमक काफी महंगा हो जाएगा। अब उस पर कर को समाप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों की मांग थी, क्योंकि नमक भाई खाने में हमेशा यूज किया जाता है, और अगर वो इतना महंगा मिलेगा तो खाना कैसे बनेगा। ओके, तो जो नमक पर कर लगाया गया था उस पर समाप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा। सफलतापूर्वक नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने जो औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया, मतलब अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। और नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक थी, या प्रतीक था, ठीक है। जो नमक यात्रा है वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक सबसे बड़ा प्रतीक था। तो यहां से आपको इस आंसर को यहां से लिखना है, सबसे पहले यहां से आपको स्टार्ट करना है, पूरा आपको लिखना है, यहां से 31 जनवरी 1930 से स्टार्ट करना है और यहां तक आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ये आपका पूरा एक सटीक आंसर है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क दिया जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है, महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी के कारण हैं उनकी व्याख्या करना है, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। मैं आपको कुछ ऐसे कारण बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है महामंडी के बारे में। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 1929 में आर्थिक महामंडी की शुरुआत हुई। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि महामंडी की शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखना है कि 1929 में, ठीक है, 1929 में महामंडी की शुरुआत हुई थी, इतना याद रखना। इस महामंडी के मंडी के जो प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। बहुत सारे कारण हैं, इसीलिए इनका शुरुआत किया गया था। एक एक को देखने वाले हैं, और मैं ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा बताऊंगा। पहला देखो, औद्योगिक क्रांति के कारण, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी तब अमेरिका तथा ब्रिटेन, जो अमेरिका है तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। मतलब जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो अमेरिका है तथा ब्रिटेन है में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। मतलब उत्पादन कार्य बहुत तेजी से होने लगा था। और 1930 देखो, 1929 में ये हुआ, और 1930 तक तैयार माल इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया, मतलब इतना सामान हो गया, इतना बड़ा भंडार हो गया कि उनका कोई खरीदार ना रहा, मतलब उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। इतना उत्पादन किया औद्योगिक क्रांति के कारण, ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण, ठीक है। तो मतलब उसका कोई खरीदार नहीं था, तो ऐसे जो सामान है वो पड़े पड़े सड़ जाते थे, क्योंकि भाई जब बहुत ज्यादा उत्पादन करोगे और जितना लोगों की आवश्यकता है उतना तो ही खरीदेंगे। तो ये पहला पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था, और 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार इकट्ठा हो गया कि उनका कोई खरीदार नहीं था या ना रहा। ये हमारा पहला पॉइंट है महामंडी के कारण का, ठीक है। और दूसरा आप लोग समझो, दूसरा है कृषि क्षेत्र। जो कृषि क्षेत्र है जिसमें किसान काम करते हैं, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण, जो कृषि क्षेत्र है उसमें ज्यादा उत्पादन के कारण, बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता था, तो बहुत ज्यादा या फिर अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। जब बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा तो इनकी जो कीमत है वो गिरने लगी, क्योंकि भाई जब बहुत ज्यादा उत्पादन होगा, बहुत होंगे तो भाई उनका कीमत गिरेगा ही, ठीक है। तो उनकी कीमत गिरने लगी, और किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। मतलब जो किसान थे वो अपनी घटती आय, मतलब कम दाम पर उसे बेचना था, तो वो अपना उत्पादन बढ़ाने लगे कि अगर ज्यादा उत्पादन होगा तो हमें पैसे ज्यादा मिलेंगे। तो ये क्या किया कि अपना उत्पादन क्या किया, बढ़ाना शुरू कर दिया, अधिक करना शुरू कर दिया,
किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। जब ज्यादा उत्पादन होगा तो उनकी कीमतें और गिरने लगी, क्योंकि वो और ज्यादा मात्रा में होने लगा, ठीक है, और ज्यादा बर्बाद होने लगा, और ज्यादा खरीदार नहीं थे भाई, खरीदार बहुत कम थे, तो फिर उनकी मतलब ज्यादा उत्पादन होगा तो उनके खरीदार नहीं थे, ठीक है। इससे कीमतें और ज्यादा गिरने लगी, मतलब कीमतें और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी, मतलब जो खरीदार नहीं थे, खरीदार के अभाव में जो कृषि है, कृषि उपज जो कृषि से उत्पादन किया जाता था वो पड़ी सड़ने लगी, मतलब पड़े सड़ने लगी, क्योंकि भाई उनको खरीदने वाला कोई नहीं था, उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था उस समय, ठीक है। तो ये आपको दूसरा पॉइंट लिख कर आना है अगर महामंडी के कारण पूछा जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा आप लोग देखो कि यूरोप में कई बैंक धराशाही हो गए। जो यूरोप है, यूरोप में कई बैंक धराशाही हो गए, ठीक है, और कई देशों की मुद्रा की कीमतें बुरी तरह से गिर गईं। जो कई देशों की जो मुद्रा की कीमतें हैं वो बुरी तरह से गिर गईं, कीमतों मतलब उनका कोई कीमत नहीं रहा, क्योंकि इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा था और सब चीज सस्ते हो गए, तो फिर उनकी कीमतें गिर गईं। अमेरिकी सरकार इस महामंडी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। मतलब जो अमेरिकी सरकार है, इस महामंडी से, जो ये महामंडी है, महामंडी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो आयातित पदार्थों पर 2 गुना क्या करा, सीमा शुल्क वसूल करने लगी, मतलब 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगा। ये हमारा तीसरा है महामंडी का कारण। अब हम लोग अगला देखते हैं। चौथा हमारा है महामंडी का कारण, चौथा कि अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत गिरावट आ गई। मतलब जो शेयर बाजार है ना, उसमें शेयर जो खरीदे बेचे जाते हैं, उसमें क्या हुआ कि उसमें गिरावट आ गई, ठीक है। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। मतलब लाखों व्यापारी जो शेयर बाजार में इन्वेस्ट किए हुए थे अपना पैसा, उनका और बहुत ज्यादा उनका पैसा गिर गया, और इससे हुआ क्या कि बहुत सारे लाखों लोगों का व्यापार ठप हो गया। तो ये हमारे 4 जो मोस्ट इंपोर्टेंट महामंडी के कारण हैं, ये लिख कर आना है। जैसा आप देख सकते हो, पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण और चौथा कारण, ये चारों आपको लिखकर ही आना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे लिखकर आओगे तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ये मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आप लोगों के लिए, और बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है इसको लिखने में। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से नोट करना, याद करते रहना, क्योंकि आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आप जरूर याद कर लेना, जैसे वन मृदा की 2 विशेषताएं, मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं, गहन खेती की 2 विशेषताएं। ऐसे आप 2, 4, 5 याद कर लेना, क्योंकि इस टाइप से 1, 2 आपके एक जरूर आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने आपके लिए लाया है कि वन मृदा की 2 विशेषताएं। जो वन मृदा होती हैं, भारत में कई सारे प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। लाल मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, पीली मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा और वन मृदा, मरुस्थलीय मृदा, बहुत सारी मृदाएं पाई जाती हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो वन मृदा की 2 विशेषताएं बताना है। वन मृदा की 2 प्रमुख विशेषताएं बताना है। तो ऊपर आपको हेडिंग डालना है कि वन मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपको यह हेडिंग डाल देना है कि जो वन मृदा है उनकी 2 विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित हैं। अब पहली विशेषता पर आप लोग फोकस करो कि नदी घाटियों में, जो नदी है या घाटियों में, ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। जैसे जो नदी होती हैं, घाटी होती हैं, उनमें जो ये वन मृदा होती हैं, ये दोमट और क्या होती हैं, सिल्टदार होती हैं। परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। परंतु जो ऊपर वाला भाग है ना, ऊपरी भाग पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। मतलब इनका जो गठन होगा, मोटे मोटे कण होंगे। देखे होंगे कहीं कहीं मोटे मोटे कण होते हैं, कहीं वन में जाओ या फिर कहीं नदी की घाटी में जाओ तो फिर वहां ऊपर जो होता है ना, मोटे मोटे दाने के होते हैं। जो मिट्टियां, वही मिट्टियां होती हैं। अगला देखो दूसरा कि हिमालय के हिम क्षेत्र में ये अधिशीलित, ठीक है, अधिशीलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। क्या होती हैं, अधिशीलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं, क्योंकि हिमालय के हिम क्षेत्र में ठंडी होती है, ठीक है। तो ये हमारा है दोनों वन मृदा की 2 विशेषताएं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप लोग सारे क्वेश्चंस को लिख कर आओगे। ओके, इसमें आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, देख सकते हो। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय का वर्णन करो। मैं आपको कई सारे उपाय बताने वाला हूं मृदा अपरदन को रोकने के लिए, लेकिन खुद से भी दिमाग लगा सकते हो मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अगर आप खुद बनाकर लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क मिलेगा अगर आपका सही रहेगा। ओके, अपने दिमाग से भी लिखना सीखो, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में लोग ज्यादा बना कर लिखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे आप लिख लेना, एक बार याद कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप लिख कर आओगे। ओके, याद रहेगा उतना। तो सबसे पहले आप ये लिखना कि मृदा अपरदन के कारण जो भूमि है, भूमि की कृषि योग्य नहीं रहती। मतलब जब ज्यादा मृदा अपरदन होता है तो जो भूमि होती है, पृथ्वी होती है, वो कृषि योग्य नहीं होती, उसमें खेती मतलब उतना अच्छा नहीं होता, उनकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। जो उनकी उपजाऊ शक्ति है वो समाप्त तो हो जाती है, क्योंकि जो उपजाऊ शक्ति होती है वो ऊपर होती है, और जब मृदा का अपरदन होगा तो उनकी उपजाऊ शक्ति क्या होगी, समाप्त होने लगेंगी। और मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है। अगर मृदा अपरदन को रोकना बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर ऐसे अपरदन होगा तो क्या होगा, फसल अच्छा नहीं होगा, ठीक है, काफी ज्यादा घाटा होगा। और इसके लिए निम्नलिखित उपाय हैं, मतलब उपाय किया जा सकता है या किए जा सकते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये ऊपर लिख देना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क जरूर देगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक पॉइंट को देखने वाले हैं। सबसे पहला है मृदा अपरदन को रोकने का पहला पॉइंट, समझो कि वन रोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से, जो पेड़ लगाया जाता है ना, पेड़ आप कट रहे हैं तो उसको रोका जाए, ठीक है। वन को काटने से रोको और काफी ज्यादा मात्रा में पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वन रोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोकी जा सकती है, ठीक है। यह हमारा पहला पॉइंट है और आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका पहला है, आप लोग याद कर लेना। दूसरा पॉइंट अब आप लोग समझो कि ढाल वाली भूमि पर, जो ढाल वाली भूमि होती है ढालू के आकार का, पर समोच्च रेखाओं की समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल की बहाव की गति घटती है। देखो, जब जल तेजी से बहेगा तो उसके साथ मिट्टी भी तेजी से बहेगी और इसके साथ क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर या समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल की बहाव भी घटती है, और इसे हम लोग समोच्च जुताई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, समोच्च जुताई। तो ये हमारा है दूसरा नंबर पॉइंट, अब आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। अगला समझो, अगला तीसरा नंबर पॉइंट पर अब आप लोगों को फोकस करना है। सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 100% चांस है कि आएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे बता रहा हूं। ओके, बड़े खेतों, तीसरा पॉइंट समझो कि बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। मतलब जो बड़े खेत होते हैं, बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, और ये पवन द्वारा जनित बल को कम करती हैं। जो पवन, अगर हवा तेजी से चलने लगेगा तो ये घास जो है ना उसको रोकती हैं, और इससे मृदा अपरदन काफी कम होता है। और इस तरीके से कृषि को पट्टी कृषि कहते हैं। इससे क्या होगा, मृदा अपरदन कम होगा, क्योंकि जब वायु को रोकेगा तो वो हवा से अपने जो मिट्टी है उसे नहीं उड़ा पाएगा, तो इससे क्या होगा, मृदा अपरदन काफी कम होगा। तो ये आपको तीसरा पॉइंट मृदा अपरदन को रोकने की विधि में याद रखना है। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा नंबर पॉइंट अब आप लोग समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नदियों में बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जो नदियां होती हैं, नदियों में बांध बनाकर जल के वेग को कम करके, जो जल का वेग है उसको कम करके क्या किया जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ठीक है। और यहां हमारा लास्ट नंबर पॉइंट है कि पशुचारण, जो पशुओं का है ना, पशुचारण होता है, पशु चरते हैं, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर, पशुचारण पर, जो पशु चराते हैं ना, पशुचारों पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। बस अब आपको ये 5 पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं, फिर आपका मृदा अपरदन से बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना अगर आप याद कर लेते हो तो फिर आप समझो मृदा अपरदन के बारे में सब कुछ जानते हो। तो मृदा अपरदन का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले कुछ इसके बारे में लिख देना है, फिर आपको 5 ये पॉइंट लिखना है कि मृदा अपरदन जो है ना के रोकने के उपाय, ठीक है, ये आपको लिख कर आना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन छोटा जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लिखा क्या है कि वनों की कटाई के दो परोक्ष आपको प्रभाव बताना है। जो वन की कटाई की जाती है ना, उसके दो परोक्ष प्रभाव बताइए। जो वन की कटाई की जाती है, पेड़ पौधों की कटाई की जाती है, उनके आपको दो परोक्ष प्रभाव बताने हैं। आखिर इनके बाद में क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, तो इसका उत्तर आप लोग समझ लीजिए। सारे क्वेश्चंस आप याद कर लेना। सबसे पहले अगर वन की कटाई ज्यादा की जाती है तो इससे भाई सूखा, सूखा जो मतलब पानी की कमी, सूखा, ठीक है, सूखा, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। तथा सेकंड नंबर आपका भाई बाढ़ आ सकता है। ये दोनों काफी खतरनाक हैं, इसलिए भाई वन की कटाई को रोका जाए। वन की कटाई की कई सारी हानियां हैं। आप अगर पेड़ लगाओगे तो फिर क्या होगा, आपका मृदा अपरदन भी कम होगा, ठीक है, और सूखा भी नहीं आएगा और बाढ़ भी नहीं आएगा। तो ये दोनों आप याद कर लो। एक तो वन की कटाई के दो परोक्ष आपके प्रभाव हैं, एक सूखा है, एक बाढ़ है, ठीक है। ये दोनों आप याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको तैयार करके ही जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लो। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिखा है। कोई दिक्कत नहीं, आपको ये तैयार करके ही जाना है। जितने क्वेश्चंस बता रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना कि जैव विविधता क्या है, जो जैव विविधता होता है वो क्या है, और मानव जीवन में इनकी महत्ता का वर्णन कीजिए। जो मानव जीवन में इसका क्या महत्व है ये आपको बताना है, ठीक है, जो जैव विविधता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आखिर जैव विविधता होता क्या है, फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि मानव जीवन में इसका क्या महत्व है। ओके, तो जैव विविधता मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। अगर आप लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, याद हो जाएगा। अगर नहीं लिखोगे तो फिर आप इसको ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो लिखा है जैव विविधता जो है ना, जीव मंडलों में पाए जाने वाले, जो जीव मंडल होते हैं जिसमें कई सारे जीव पाए जाते हैं, वनस्पतियां पाई जाती हैं, प्राणी पाए जाते हैं, सारे जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में, जो जीव होते हैं जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। जो मतलब जैव विविधता है, जीव मंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता जो वनस्पति है, वनस्पति और एवं प्राणियों में पाए जाने वाली जातियां जो है ना, विभेद को प्रकट करती हैं। मतलब जो जैव विविधता है, वनस्पति जो होते हैं, वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत में पाए जाने वाले जातियां जो होती है ना, में विभेद को प्रकट करता है, ठीक है, इनके विभेद को प्रकट करता है। आगे समझो कि भूपृष्ठ पर, जो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब जो भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से, जो अरबों बहुत सारे वर्षों से जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। और पर्यावरण ह्रास के कारण, जो पर्यावरण ह्रास है, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, तो पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता क्षय हुआ है। मतलब जो पर्यावरण ह्रास है उनके कारण जो जैव विविधता है उसमें क्षय हुआ है, कमी हुई है, हानि हुई है, और जीवों की अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही हैं तथा कई संकटग्रस्त हैं। मतलब जो जीव हैं, जीव की अनेक प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं धीरे धीरे, तथा कई संकटग्रस्त हैं, कई प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, मतलब गायब होने वाली हैं। बस ये आपको जैव विविधता के बारे में याद करना है, इतना आपका जैव विविधता है। और दूसरा आपसे इसी में पूछ रहा है कि जैव जो मानव जीवन में इसकी क्या महत्व है, क्या महत्व है मानव जीवन में, ये आपको बताना है। तो चलो अब हम लोग ये भी समझ लेते हैं। तो यहां अब आप लोग हेडिंग डालना कि मानव जीवन के लिए महत्व, जो मानव जीवन के लिए ये जो जैव विविधता है इसका महत्व, ठीक है, इसका महत्व क्या है। तो आओ हम लोग समझते हैं। देखो जो आपका ये है ना कि मानव अपने उत्पत्ति काल से ही, मतलब जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव जो है ना, चाहे आदमी हो चाहे जो हो, तो मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मतलब जो जीव जगत है उन्हीं से करता चला आ रहा है। जैसे आपका मानव को भोजन, आवास, परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर करना या रहना पड़ता है। जैसे अगर सारी चीजें देखो, अगर उनको चावल मिलता है तो फसल से मिलता है,
ठीक है। और अगर मतलब सारी चीजें, अगर भोजन, आवास, परिवेश से संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये मानव जीवन के लिए महत्व है जैव विविधता का। तो ये आपको याद रखना है कि मानव जीवन के लिए जैव विविधता का महत्व, ठीक है, इतना आप याद रखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार करके ही जाना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए जो जल है, आपका वाटर है यानी कि जल है, किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब नवीकरणीय, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। तो आपको यह व्याख्या करना है कि व्याख्या कीजिए जो जल है, जल किस प्रकार से एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कैसे आप कह सकते हो, यह ध्यान से समझना। यहां आपको उत्तर लिखना है कि जल जो है एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। मतलब जल हम कह सकते हैं कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है क्योंकि यह सही है, और क्योंकि जल एक बार के प्रयोग करने से समाप्त नहीं होता। जो जल होता है उसका अगर हम एक बार प्रयोग कर दें तो समाप्त नहीं होता है। हम जल को दोबारा भी उत्पन्न कर सकते हैं धरती से, पृथ्वी से, और हम इसका बार बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता। मतलब जल का हम बार बार प्रयोग करें, उपयोग करें, लेकिन यह समाप्त नहीं होता। कौन? जल। ठीक है, और इसका बार बार प्रयोग कर भी सकते हैं, इसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जितना चाहे उतना प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात इनका पुनः पूर्ति संभव है। पुनः पूर्ति मतलब दोबारा उत्पन्न हो सकता है, दोबारा हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या फिर घरेलू कामकाज, जो घरेलू कामकाज हैं, ठीक है, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, ठीक है, घरेलू कामकाज में किया जाता है, तो इससे जल दूषित हो जाता है। मतलब जल, मैं मानता हूं कि दूषित हो जाता है, बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता। किंतु ये जल जो है ना समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जल को हम साफ करके दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, तो इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालते हो तो फिर वो पेट्रोल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जल के बारे में है कि जल कैसे एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि ये आपका समाप्त नहीं होता। अगर आप कपड़े धोते हो, बर्तन मांजते हो, तो भी आपका क्या होगा, जल बचा रहेगा जैसा जल है। अगर आप किसी जैसे उद्योग में काम करते हो जल का, तो भी जल मतलब खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, लेकिन वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। जैसे हम इसका पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, बार बार इसका हम उपयोग कर सकते हैं। अगला आप समझो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। जो भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करके ही जाना है। आपको ये बताना है कि भारत की जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अब आप लोग उत्तर लिखना कि भारत की जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, जैसे भारत में कौन कौन सी रोपण फसलें हैं। जैसे भारत में आपका चाय है, चाय क्या है, एक रोपण फसल है। ठीक है, चाय है, एंड कॉफी है, कॉफी भी आपका क्या है, एक रोपण फसल है। याद रखना, चाय है, कॉफी है, रबड़ है, रबड़ भी एक रोपण फसल है। ठीक है, एंड गन्ना है, गन्ना भी आपका एक रोपण फसल है। केला है, केला भी आपका एक रोपण फसल है। ये सारे आपके रोपण फसलें हैं। इत्यादि आदि बहुत सारे आपके रोपण फसलें होती हैं। ठीक है, तो इत्यादि का है महत्वपूर्ण, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। आप इनमें से 2-3 जरूर याद रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी आपके ऑब्जेक्टिव में, आपका अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है। आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। क्या है? रोपण फसलें हैं। ओके, रोपण फसलें हैं। तो आप लोग ये जरूर याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये आपका रोपण फसल है, ये सारे आप याद रखना जितना मैंने बताया है। जैसे आपका चाय है, कॉफी है, रबर है, गन्ना है, केला है, ये सारे आपके क्या है, रोपण फसलें हैं। आप लोग इन सबको जरूर याद रखना। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखो, लिखा हुआ है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं वो क्या होता है, और भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र का नाम बताइए। ठीक है,
तो ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा के वो स्रोत, मतलब जो ऊर्जा होती है उनकी वो स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन काल से किया जा रहा है, मतलब जिनका उपयोग प्राचीन काल यानी कि पुराने समय से किया जा रहा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। वही जो होता है ना ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कहलाता है। इन स्रोत में जैसे लकड़ी है, लकड़ी का आप बहुत पुराने समय से उपयोग कर रहे हो, कोयला का भी, पेट्रोलियम का भी, प्राकृतिक गैस, विद्युत, इन सब का आप पुराने काल से उपयोग कर रहे हो। आदि सम्मिलित हैं जो ऊर्जा के स्रोत में, ये सारे सम्मिलित हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। और आपको बताना है कि भारत में खनिज तेल के 2 क्षेत्र, तो भारत में मुंबई, हाई, गुजरात और असम प्रमुख खनिज तेल के क्षेत्र हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद करके ही जाना, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उपभोक्ता किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो आपको बताना है ऐसे व्यक्ति जो अपने आवश्यकता अनुसार, जैसे अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। बहुत आसान है, ऐसे व्यक्ति जो अपने आवश्यकता अनुसार वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते और बेचते हैं उनका उपभोक्ता कहते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उन्हें हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। अब आज की वीडियो में मैंने आपको 12 ऐसे क्वेश्चंस बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है, काफी देर तक लिखा गया है, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लेते हो तो आपके लिए समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसा ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।